हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग ट्रिक्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी बैंक एग्जामिनेशन 26 की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हमारी चल रही है सिलेक्शन सीरीज एसबीआई पीओ एंड आईपीएस पीओ को ध्यान में रखते हुए वही लेवल जो आपको एग्जामिनेशन में देखने वाला है वही लेवल हम आज के मॉक में करने वाले हैं। टफ लेवल मॉक। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे कहते हैं एग्जाम के बाद मेरी शिफ्ट टफ थी, शायद मेरी शिफ्ट इजी होती तो मैं और मार्क्स कर लेता। अभी आपके पास टाइम है अपनी टफ शिफ्ट की भी प्रैक्टिस करने का। आज आपको वो लेवल देखने को मिलेगा जो आपको टफ शिफ्ट में देखने को मिलता है। तो क्लासेस को पूरा देखना, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं आपके टफ शिफ्ट में, डेटा इंटरप्रिटेशन किस तरह से आता है, वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, आपको सारा देखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास डेटा इंटरप्रिटेशन का। सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को खुद से समझो, इसमें क्या दे रखा है, जितने वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज निकालो। जो जो डेटा आपको लगता है जरूरी है इसमें वो पहले खुद से निकालने का ट्राई करो, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या रखा है, गिवन चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय 5 बैटर्स एंड परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ बॉल फेस्ड बाय 5 बैटर्स इन 50 ओवर मैच। एक 50 ओवर का मैच है जिसके अंदर 5 अपने पास बैट्समैन है, वो कितना कितना रन स्कोर करते हैं वो है अपने पास, प्लस कितनी कितनी बॉल पर खेलते हैं वो उसके अपने पास परसेंटेज में वैल्यू है। ओके, इतना बात समझ आ गया आपको? एक चीज ध्यान रखना, 50 ओवर का मैच है। 50 ओवर का मैच, एक ओवर में छह बॉल्स होती हैं, तो 50 ओवर के मैच में टोटल यानी एक मैच में कितनी बॉल्स हो जाएंगी? यहाँ पे 300 बॉल्स हो जाएंगी। ठीक है, तो हर पर्सन के लिए 300 बॉल्स होती है, जितनी वो बॉल्स खेलता है आउट होने से पहले उतनी ही उसकी बॉल्स फेस्ड होती है। ठीक है, इतनी बात याद रखना। फिर हमें देख रखा है स्ट्राइक रेट। स्ट्राइक रेट क्या होता है? नंबर ऑफ रन स्कोर अपॉन नंबर ऑफ बॉल फेस मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपको स्ट्राइक रेट निकालने का फॉर्मूला, एक सिंपल सा फॉर्मूला, जितना रन बनाते हैं अपॉन में जितनी बॉल्स खेलते हैं मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, ये आपका स्ट्राइक रेट निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, फिर हमें दे रखे है नीचे एक्स और वाई का रेशियो दे रखे हैं हमको, और स्ट्राइक रेट सी की दे रखी है 210। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट पाई चार्ट में देखते हैं। फर्स्ट पाई चार्ट में हमें दे रखा है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ बॉल फेस, यानी जितनी भी बॉल फेस की है उसका परसेंटेज है अपने पास। ठीक है ना, तो अपने को पता है कि टोटल परसेंटेज कितना होता है? टोटल परसेंटेज 100 होता है, ये बात हमें पता है। हर किसी चीज का टोटल परसेंटेज कितना होता है? ये 100%। यानी ये जो सारी वैल्यूज अपने पास, वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू मिला के ये अपने 100% बनती है। ठीक है, इनको अपने टोटल कर लेते हैं। ये अपने वाई कितने हैं इसमें? अपने पास 3 5 और एक 6 तो वाई है इसमें, हमारे पास 6 वाई है, और एक्स है इसमें अपने पास 5 3 8 एक्स है। ठीक है, यानी इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 50 इज इक्वल टू 3y प्लस 4x। ठीक है, यहां से निकाल सकता हूँ। एक्स और वाई का वेरिएबल हमें दे रखा था, एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी थी हमें, एक्स और वाई की वैल्यू 1:2, यानी एक्स अपने पास ए है तो वाई अपने पास 2a होगा। सेम वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो अपने पास ये वैल्यू आई थी 50 इज इक्वल टू वाई था अपने 6a प्लस 4a। ठीक है, ये देखिए यानी 5 की वैल्यू आ जाएगी, 5 आ जाएगी अपने पास। ए की वैल्यू आ गई यहाँ से अपने पास 5, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू मुझे मिल सकती है। कितनी हो जाएगी एक्स की वैल्यू? 5, और वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। ठीक है ना, इसका मतलब मेरे पास यहाँ परसेंटेज की वैल्यू मेरे पास मिल चुकी है। ये अपने पास है 2y परसेंटेज, और y के परसेंटेज अपने पास 10, तो 2y परसेंट मतलब 20%। 5y यानी कि 25%, y 10%, 3x आ जाएगी यहाँ से हमारे पास 15%, एंड 3y हो जाएगा 30%। ये हमारे पास सारी वैल्यूज अभी तक निकल चुकी है। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ बॉल फेस, यानी जितनी भी बॉल्स हर मैच में होती है उसमें से हर एक पर्सन ने कितनी कितनी बॉल फेस की है वो वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको ये भी बता दिया था हर मैच के अंदर 300 बॉल फेस की जाती है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई आपको? अब चलते हैं दूसरे पाई चार्ट पे। दूसरे पाई चार्ट में हमें कहा है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ रन स्कोर, यानी जितने रन स्कोर किए गए हैं उसके बारे में हमें परसेंटेज बता रखे। ठीक है, एक बात इसमें ध्यान रखना कि सारे वेरिएबल्स अपने पास जेड में है, एंड अगेन टोटल परसेंटेज अपने पास 100% होता है, तो यानी 100% की जो वैल्यूज है वो हमको यहाँ देखने को मिलती है। अगर मैं इन सारों को टोटल कर लेते हैं, इनको टोटल कर लेते हैं, यहाँ से अपने पास कितने मिल जाएंगे? 30 40 50 50 जेड, यानी ये हो जाएंगे 50 जेड। इसका मतलब एक जेड की वैल्यू है अपने पास 2, तो यहां से परसेंटेज निकल जाएगा 20%, ये हो जाएगा 22%, 18%, 12% एंड 28%। जेड वेरिएबल भी यूज हो गया अपने पास। अपने यहाँ पे एक चार्ट बना लेते हैं जिसके अंदर अपनी सारी इन सबकी वैल्यूज भी लिख लेते हैं। सबसे पहले तो अपने पास है नंबर ऑफ जितनी जिन्होंने बॉल फेस की थी। ठीक है, फिर उसके बाद है अपने पास रन, एंड लास्ट चीज अपने पास यहाँ देखने को मिलती है ये होती है स्ट्राइक रेट। ठीक है ना, 5 अपने पास थे, A B C D एंड E।
टोटल बॉल फेस होती है हर मैच के अंदर 300 होती है, जिसमें से ए ने कितनी बॉल फेस किया 20%, यानी कि 60 बॉल फेस की है ए ने। बी ने बॉल फेस किया 25%, यानी कि 75 बॉल परचेज खेली है बी ने। सी ने बॉल खेली है 30, उसी तरह डी ने बॉल खेली है 45, और ई ने जो बॉल खेली है वो है अपने पास 90 बॉल्स ई ने अपने पास खेली है। ठीक है, ये तो होगी बॉल्स की बात। अब बात करते हैं रन की। ठीक है, रन के लिए अपने को टोटल नंबर ऑफ रन चाहिए, वो अपने पास कैसे निकलेंगे? अभी तक तो अपने पास है नहीं टोटल नंबर ऑफ रन, लेकिन हमें एक चीज और दे रखी है नोट के अंदर, आपने ध्यान दिया होगा, स्ट्राइक रेट। सी की स्ट्राइक रेट है, हमारे को ये पता है कि 210 है सी की स्ट्राइक रेट है। ठीक है, और स्ट्राइक रेट कैसे निकलती है? रन अपॉन बॉल्स इंटू 100, ऐसे ही निकलती है। यहाँ मैं सी की स्ट्राइक रेट निकालता हूँ, ये होती है अपने पास रन अपॉन बॉल जितनी फेस की होती है मल्टीप्लाई 100। ठीक है, रन कितने बनाए हैं सी ने? सी के रन कितने रन बनाए हमें नहीं पता, सी ने कितने रन बनाए हैं अभी तक, उसको मैं आर लिख लेता हूँ। बॉल कितनी फेस की थी सी ने? सी ने 30 बॉल फेस की है, 30 मल्टीप्लाई 100, और इसकी वैल्यू मेरे को दे रखी है 210। इस बात को ध्यान रखना, इसकी मेरे पास वैल्यू भी निकल चुकी है 210। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आर की वैल्यू आ जाएगी 63, यानी कि जो सी ने जो रन बनाए हैं वो आए थे अपने पास यहाँ से 63 रन है सी के, और सी ने कितने रन बनाए थे? 18% रन बनाए थे। इसका मतलब 18% की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल चुकी है कितनी? 63। तो 100% की वैल्यूज में निकाल सकता हूँ 63 अपॉन 18 मल्टीप्लाई 100, 9 7 63, तो ये हो जाएगी अपने पास 350। तो टोटल हो जाएगा 100% की वैल्यू यहाँ बन जाएगी, जो 100% की वैल्यू वो है अपने पास 350। इससे मुझे पता चल जाएगा कि हर बैट्समैन ने कितने कितने रन स्कोर किए। ठीक है, जैसे ए ने रन स्कोर किया 20%, तो 350 का 20% होता है अपने पास 70। ठीक है, बी ने रन स्कोर किया 22%, तो इसमें अपने को 22% निकालना पड़ जाएगा, तो ये निकल जाएगा अपने पास 77। सी का आ गया, डी ने बॉल फेस किया 12%। ठीक है ना, 5 7 6 40 7 6 42 42 आ जाएगा डी का, और ई ने जो बनाए हैं वो है 7 × 5 7 49। ठीक है, ये रन ई ने बनाए हैं। टोटल नंबर ऑफ रन भी आ गए अपने पास, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स भी आ गई। स्ट्राइक रेट हमारे पास सी की पता है 210। इसी तरह से हम हर किसी की स्ट्राइक रेट निकाल सकते हैं, ए बी सी डी, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ रन भी आ चुके हैं, हमारे पास नंबर ऑफ बॉल फेस भी आ चुका है। इतनी बात आई थिंक आपको अब समझ आ गई होगी, कुछ टफ नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल सिंपल सा है। जो बात क्वेश्चन में कही है मैंने सिर्फ वही चीज की है। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। स्ट्राइक रेट जैसे जैसे हमें क्वेश्चन में कहेगा, हम उस तरह से आगे उसकी स्ट्राइक रेट भी निकाल देंगे। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन पहले आप खुद से बनाओ, खुद से बनाने का ट्राई करो, कितना समझ आता है आपको, किस तरह से आप बनाते हो। इसमें हमें क्या रखा है? इफ बैटर ए रन स्कोर विद 4 6 एंड 2 ओनली, सिर्फ चौका छक्का और 2 रन ही भागे जो बैट्समैन ए की बात हो रही है। जो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ 4 6 एंड 2 स्कोर बाय 1:1:2, देन फाइंड द नंबर ऑफ डॉट बॉल्स बाय ए। देखो, बैट्समैन ए की बात हो रही है, ए ने या तो 4 मारा या 6 मारा या फिर डबल भागा है। ठीक है ना, और एक किस रेशियो में भागा है? 1:1:2 में भागा है। ठीक है, तो जो इसके रन बनेंगे इसी रेशियो में बनेंगे अपने पास रन भी, ये हो जाएंगे 4 रन 6 रन एंड 4 रन। इतनी इतनी बॉल्स पे तो इसने इतना कुछ कर लिया, या तो चौका मार दिया, छक्का मार दिया, या 2 रन भाग गया। बाकी बाकी बॉल तो डॉट बॉल मिलेंगे ना अपने को। सबसे पहले तो अपने इसमें रन निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो कितने रन बनाए थे ए ने रन बनाए थे टोटल 70। ए ने 70 रन बनाए थे, और ये कितनी वैल्यू आ रही है अपने पास? 4 6 10 और 14, यानी 56 14 5 70 होता है ना 5, ये आते हैं 14 5 70। इसका मतलब आ जाता है अपने पास, ये रेशियो की वैल्यूज थी हमारे पास 1:1:2, ये वैल्यू आई थी हमारे पास 5 + 5 + 5 × 2 10, यानी कि जो 20 बॉल्स पे तो इसने इतना सब कुछ रन स्कोर किया। बाकी जो बॉल्स थी वो उसकी डॉट बॉल होगी। कितनी बॉल्स होंगी डॉट बॉल? टोटल ए ने खेली थी 60 बॉल, जिसमें से 20 बॉल्स पे तो उसने इतना सब कुछ रन स्कोर कर दिया, बचेंगी 40 बॉल्स जो कि उसकी थी डॉट बॉल। ओके, समझ आया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए इस क्वेश्चन को खुद से, वीडियो को पॉज करो फिर इस क्वेश्चन को बनाओ खुद से। इसमें मैं क्या रखा है? इन द नेक्स्ट मैच, एक और अगले मैच में, बैटर डी फेस 10 बॉल्स मोर एंड स्कोर 70 रन मोर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्राइक रेट ऑफ डी इन द फर्स्ट मैच एंड स्ट्राइक रेट ऑफ डी इन द सेकंड मैच? ये बताना है। सबसे पहले तो हम पहले वाले मैच का स्ट्राइक रेट निकाल लेते हैं। पहले वाले मैच में डी में अपने पास जो स्ट्राइक रेट निकालना, हमें स्ट्राइक रेट निकालना रन स्कोर अपॉन बॉल फेस मल्टीप्लाई 100। रन स्कोर थे 45, बॉल फेस थी अपने 42, रन स्कोर थे 42, बॉल फेस थी 45 मल्टीप्लाई 100। ये अपने को स्ट्राइक रेट निकालना। हाँ, 3 5 15 15 135,
50, 15 45, 50 15 45, 93.33 था। ये तो अपने पास था फर्स्ट मैच का। अब निकालते हैं सेकंड मैच का। सेकंड मैच में उसने क्या किया, जो उसने बॉल फेस की थी वो 10 बॉल ज्यादा फेस की थी। तो ठीक है, पहले मैच में कितनी बॉल फेस की थी 45, तो इस वाले मैच में इसने 10 बॉल ज्यादा यानी कि 55 बॉल फेस की है, और 17 रन भी ज्यादा बनाए हैं। पहले मैच में जो रन बनाए थे वो थे 42 रन, उसमें 17 और ऐड कर देते हैं, यानी कि ये इस बार रन बनाए उसने 59 100। 5 से 11 20, ये तो बन जाएगा अपने पास 11 11, 1177, 30, 11 दूना 22, 8, 1177, 107.27, ये 2.78.27। इसको अपने लेस कर लेते हैं यहाँ से, ये अपने पास कितना निकल जाता है यहाँ पे 12 9 6 में 9 में से एक गया एक, ये बन गया 13.9 फॉर ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर, दैट इज 13.94 जो था उनके स्ट्राइक रेट का डिफरेंस था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछता है फाइंड विच वन इज ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू है, इस बात को हमें बताना है। जो ए ने पहले कह रहा है कि ए ने जो रन स्कोर किया वो 3 ज्यादा है सी से, क्या ए ने जो रन स्कोर किया वो सी से 3 रन ज्यादा है? देख लेते हैं। अपने पास ए ने रन स्कोर किया 70 और सी ने रन स्कोर किया 67, यानी 7 रन का डिफरेंस है, लेकिन हमें वो कह रहे हैं 3 रन का डिफरेंस है। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग होगी। सेकंड में कहा गया डी फेस्ड हाफ हाफ ऑफ द बॉल ऑफ द रन स्कोर बाय ई, यानी ई ने जो रन स्कोर किए क्या डी ने उसकी हाफ बॉल ही से खेली है? तो ई ने रन स्कोर किए अपने पास 49 और डी ने जो बॉल फेस किए हाफ तो कुछ है ही नहीं इसमें, सेकंड स्टेटमेंट भी अपनी रॉन्ग हो जाती है। थर्ड में कहा है स्ट्राइक रेट जो ई की है वो 110.88, क्या ऐसा है? निकालनी पड़ेगी इसमें अपने को, ठीक है ना। तो डी ने ई ने जो रन बनाए 49, बॉल फेस की थी 90, ये था अपने पास 49/90 मल्टीप्लाई 100, ये कर देगा 9×5 = 45, ये हो गया 40, 9×4 = 36, 40, 9×4 = 36, 54 पॉइंट समथिंग स्ट्राइक रेट आती है इसकी। हमारे पास स्ट्राइक रेट 110.8 है, यानी ये भी रॉन्ग है। हमारा इसमें आंसर हो जाएगा नन ऑफ द इज ऑप्शन नंबर ई, एंड दिस इज आवर राइट आंसर। गॉट इट? समझ आया आपको? बताओ कैसी लगी आपको डीआई। ये होती है आपकी टफ लेवल की डीआई जो आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलती है। यूजली इसमें आपको करने में 4 से 5 मिनट आराम से लग जाते हैं, 1 मिनट कम से कम क्वेश्चन में लगता है। क्वेश्चन में नहीं लगता, बट एक्चुअली डीआई को डिकोड करने में, उसमें जो नंबर्स निकलते हैं उसको निकालने में सारा टाइम मिलाकर आपको इतना टाइम लग जाता है। तो ऐसी अगर आपके एग्जामिनेशन में डीआई आती है तो घबराना मत, क्योंकि हमारे डेली क्लासेस में आप इस तरह की डीआई प्रैक्टिस करते रहोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास रॉन्ग नंबर सीरीज का। वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को बनाओ, लॉजिक को ढूंढो, इसमें क्या रॉन्ग नंबर हो सकता है, उसमें अपना दिमाग लगाओ, सोचो क्या हो सकता है। 10 से 23, 72, 337, 25, 44, 23,987, इस तरह से नंबर चल रहे हैं अपने पास। 23 25 44 से 27,954, ये तो कुछ 10 11 गुना हो गया यहाँ पे तो, ठीक है ना। 4 6 24 4 7 28, यहाँ भी काफी मल्टीप्लाई हो गया। 7 4 28, 7 5 35, 5 गुना यहाँ पे हो जाता है। 23 दूनी 40, 23 3 69, 3 गुना यहाँ पे हो जाता है अपने पास। 10 गुना 20, कुछ मल्टीप्लाई में चल रहा है, क्योंकि काफी बड़े बड़े नंबर हैं। यहाँ सबसे पास दिखता है मेरे को होता है 10 × 2 प्लस में 3, यही दिखता है। यहाँ दिखता है मल्टीप्लाई 3 प्लस का 3, ये दिखता है। यहाँ मैं करता हूँ मल्टीप्लाई 4, तो ये होता है अपने पास 7 4 28, 288। यहाँ तो काफी डिफरेंस आ गया उसके बाद भी। अगर मैं से मल्टीप्लाई 5 करता हूँ तो ये आता है 35 और 36, 360 तो भी नहीं बनता, तो भी काफी डिफरेंस आ गया ऊपर भी। यहीं पे कोई ना कोई डिफरेंस में गलती होगी। चलो आगे चलते हैं अपने। 4 5 और 6 से 7 से 21, 7 से भी नहीं होगा। 8 से करता हूँ अगर मैं, 8 7 56, 5 8 से 24 और 5 29, 8 से 24 और 26 और 96, 8 पे तो काफी चला जाता है ऊपर यार। 26 96, यहाँ तो हमारे पास प्लस हो रहा था, कुछ प्लस होता ना 7 पे करता अगर मैं, तो 7 49, 4 21, 25 22 23, तो भी नहीं आता। यहीं पर ही कोई ना कोई अपना डिफरेंस में गलती देखने को मिलेगी। चलो आगे देखते हैं अपने कुछ। अगर ये सही आ गया तो फिर तो अपने समझ जाएंगे कि यहाँ पे अपना जो सीक्वेंस है वही गलत है, क्योंकि हमारा या तो सीक्वेंस 2 × 3 हो जाएगा, उसके बाद या तो 4 होगा या 5 होगा, उसमें से कोई ना कोई चीज होगी अपने पास, या तो कॉन्जिक्यूटिव होगा या फिर अपने पास प्राइम नंबर का डिफरेंस पे दिखेगा, मल्टीप्लाई करते हैं फिर। तो इसमें देखते हैं अपने पास ये कहाँ दिखता है। 25,040, 11 से करते हैं। 11 44, 48, 11 55, 5 22 और 5 27,
2798 मल्टीप्लाई 11 किया प्लस में 3, ये आता है अपने पास मल्टीप्लाई 11 प्लस में 3। इसका मतलब ये जो रोंग था अपने पास, यही अपने पास रोंग नंबर था, क्योंकि यहाँ हमारा आना था मल्टीप्लाई 5 प्लस 3, फिर हमारे पास आता मल्टीप्लाई 7 प्लस में 3। प्राइम नंबर से चलता ना मल्टीप्लाई, तब अपने पास सही आता। इसका मतलब 337 ये अपना रोंग नंबर था। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 337। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को करिए, इसको वीडियो को पॉज करके इसका रॉन्ग नंबर फाइंड करो, ढूंढ के सोच के देखो इसमें लॉजिक क्या है। माइनस में भी दिख रहा है आपको, प्लस में भी दिख रहा है, नंबर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। एक बात इसमें देखिए, यानी कि एक बार लेस भी हो रहा है अपने 10 से 5 भी हो रहा है, यानी नंबर कम भी हो रहा है और नंबर बढ़ भी रहा है, और काफी बढ़ रहा है इसमें, बस काफी बढ़ रहा है। 331 से कुछ प्लस माइनस तो फिर बनता नहीं है अपने को, प्लस माइनस तो नहीं बनेगा यहाँ पे, क्योंकि काफी चला जाएगा। 310 से 2785 चला गया, इसको तो 9 से करना पड़ेगा। यहाँ तो मैं 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 9 दिए 27, 9 से मल्टीप्लाई किया -5, तो इसी के आसपास दिखते हैं। उसको 8 से मल्टीप्लाई 8 45, 8 चौक 32 और 4 36, नहीं ये काफ़ी चला जाएगा। 7 से करते हैं, 7 5 35, 28 और 31, हाँ मल्टीप्लाई 7 माइनस का 7, ये कुछ पास नंबर बनता जा रहा है। 9 7 यहाँ होता है, बस मल्टीप्लाई 5 3 1 एंड यहाँ होता है अपने पास माइनस का 1, तब बनता है। यहाँ अपने पास यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं अपने माइनस के 1 से प्लस के, माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 आता है, फिर उसके बाद अपने करते हैं माइनस का 5, यहाँ करना है मल्टीप्लाई 1 -5, तब अपने पास आता 5, फिर यहाँ होता अपने पास मल्टीप्लाई 3 15 -5 होना है यहाँ पे अपने पास, लेकिन यहाँ पे अपने पास है 20, ये अपना रॉन्ग नंबर है। यहाँ था मल्टीप्लाई 3 माइनस का 5, जो अपना सीक्वेंस चला आ रहा है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था ये, माइनस के साथ में इसने अपने को ये क्वेश्चन दिया था। इसमें हमारा सबसे पहले जो था यही हमको फाइंड करना था कि -1 -5 के मल्टीप्लाई किया -1 से फिर 5 के, ताकि इसके अंदर हमको सब में दो का डिफरेंस मिल रहा है। इसका मतलब -20 अपने पास ये रॉन्ग नंबर है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 20। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बनाएं इसको, वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को खुद से बनाओ। इसमें भी आपको काफी डिफरेंस दिख रहा है, 1125 से 375 भी हो रहा है, लेकिन 30 से 50 भी हो रहा है, लेस भी हो रहा है और इंक्रीज भी हो रहा है डिफरेंस। देखो 150 से 75 भी हो रहा है, 30 से 50 भी हो रहा है। इस तरह का डिफरेंस है, आपको इसमें ध्यान देने वाली बात है। क्या कर सकते हैं इसके अंदर अपने, अगर मैं डिफरेंस पे देखूँ सबसे पहले यहाँ से, ये देखो 750 का डिफरेंस है, यहाँ मैं डिफरेंस देखता हूँ तो ये आता है 225 का डिफरेंस, यहाँ मैं देखता हूँ 75 का डिफरेंस, यहाँ आता है 45 का, और यहाँ तो फिर इंक्रीज होता है प्लस का। डिफरेंस पे तो बात नहीं बनेगी अपने, डिफरेंस में तो कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा। डिफरेंस के अलावा कुछ सोचते हैं इसमें, उसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखते हैं। ये अपने को करीब करीब 3 गुना पे देखते हैं, इसमें करो 3 3 9, ये करते हैं 9 3 7 देखिए 3 55, ये तो अपने पास 3 से हो गया मल्टीप्लाई, डिवाइड हो गया 3 से, ठीक है। ये अपने पास कितना हो सकता है अपने पास, 15 दूना 30, 350, ये 2.5 से, ठीक है ना, तभी 75 आएगा। इसको अपने डिवाइड करते हैं 2 से, तो ये 2 पे आया था अपने पास, यानी इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करने पे तो आना चाहिए था। 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं 30 को तो 30 और 15 45 बनता है, ये रॉन्ग नंबर अपने पास। यहाँ पे अपने पास डिवाइड होना था 1.5 से, यानी 30, एंड दिस इज अवर रॉन्ग नंबर। ऑप्शन नंबर ई इज अवर राइट आंसर, जो 30 है, क्योंकि इसके अंदर अपने पास वो अपने पास रॉन्ग नंबर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कैसलेट डे का। कैसलेट डे का क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलता है, लगभग लगभग, डिपेंड करता है आप उसको कैसे करते हो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं जो कैसलेट डे को छोड़कर आए थे सिर्फ ये देख के कि पहले आपको टेबल बनानी पड़ेगी, बनेगी या नहीं बनेगी, टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन कैसलेट डीआई जो आपको एग्जाम में स्पेशली प्री में देखने को मिलती है, वो बनाने लायक डीआई होती है, इसलिए इसको छोड़ा मत करो, इसको जरूर से बनाया करो। तो वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को बनाओ, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, 2 मिनट में इस क्वेश्चन को कोशिश करो कि खत्म हो जाए आपसे। इसमें मैं कहा गया कि 2 टाइप्स ऑफ शूज हैं, ठीक है। पूमा एंड नाइक्स आर सोल्ड इन 3 डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉप में, ठीक है, ए बी एंड सी। तो 3 शॉप है अपने, उसके साथ में टेबल भी बना के रखते हैं। ए बी एंड सी 2 टाइप के शूज हैं इसमें अपने पास, एक तो है पूमा, एक है इसमें अपने पास नाइकी, ठीक है। यहाँ आ जाएगा इसका टोटल, ठीक है। सबसे पहले हमें कहा गया टोटल नंबर ऑफ शूज सोल्ड इन शॉप ए।
टोटल नंबर ऑफ शूज जो शॉप ए में सोल्ड हुए यानी कि पूमा और नाइक दोनों को मिलाकर वो थे 40% ऑफ टोटल नंबर ऑफ पूमा शूज सोल्ड इन ऑल थ्री शॉप्स। यानी तीनों शॉप्स में मिलाकर जो पूमा शॉप अगर मान लो 100x है, तो जो नाइकी के जो शॉप ए में सोल्ड हुए हैं वो 40% ऑफ पूमा शूज है। ठीक है, तो शॉप ए में जो शूज सोल्ड हुए टोटल वो है अपने पास 40x। ठीक है, फिर हमें कहा गया एवरेज नंबर ऑफ पूमा और नाइकी शूज सोल्ड इन शॉप बी इज 400। जो एवरेज नंबर ऑफ पूमा और नाइकी शूज सोल्ड हुए शॉप बी में, दो ही टाइप के शूज हैं अपने पास, पूमा और नाइकी, उसका भी हमको एवरेज दे रखे, यानी टोटल निकल सकता है अपने को यहाँ शॉप बी में टोटल नंबर ऑफ शूज जो सोल्ड हुए हैं वो है हमारे पास 800। इतनी बात हमको यहाँ से मिल जाती है। ठीक है, फिर हमें कहा गया नंबर ऑफ पूमा शूज सोल्ड इन शॉप बी इज 3 टाइम नंबर ऑफ नाइकी शूज सोल्ड इन सेम शॉप। अब सेम शॉप का मतलब है बी के अंदर जो पूमा शूज सोल्ड हुए हैं वो 3 टाइम्स हैं किसका, उसी शॉप के अंदर, यानी शॉप बी के अंदर जो नाइकी शूज सोल्ड हुए हैं। अगर नाइकी शूज वाई हैं तो पूमा शूज कितने हो जाएंगे अपने पास, 3 वाई हो जाएंगे। यही बात तो कहना चाह रहा है ये। द नंबर ऑफ पूमा शूज सोल्ड इन शॉप ए वो 60% है पूमा शूज सोल्ड इन शॉप बी के। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो जितने पूमा शूज शॉप ए में सोल्ड हुए हैं वो 60% है जितने पूमा शूज शॉप बी में सोल्ड हुए हैं। शॉप बी में कितने पूमा शूज सोल्ड हुए हैं अपने पास 300, लेकिन उससे पहले 3x और y 3y और y ये रेशियो के अंदर है हमारे पास। टोटल नंबर ऑफ शूज जितने उस शॉप में सोल्ड हुए हैं वो भी है हमारे पास। क्या हम इससे पूमा और नाइकी का नंबर नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं अपने यहाँ से। तो ये आ जाएगा अपने पास 600 और यहाँ नंबर आ जाएगा अपने पास 200। ठीक है ना, 3:1 में बांट दिया अपने ने इसको। अब हमारे को एक नंबर और मिल जाएगा जब हमें कहा गया कि पूमा शूज जो शॉप ए में सोल्ड है वो 60% है, पूमा शूज जो शॉप बी में सोल्ड हुए हैं, तो बी में सोल्ड हुए हैं 600, उसका 60% यानी कि 360 पूमा शूज शॉप ए के अंदर सोल्ड हुए हैं। ठीक है, इतनी बात हमें समझ आ गई। फिर हमें कहा गया नंबर ऑफ नाइकी शूज जो शॉप ए में सोल्ड हुए हैं वो 360 लेस हैं जो पूमा शूज शॉप सी में सोल्ड हुए हैं। ठीक है, जो नाइकी शूज शॉप ए में सोल्ड है वो 360 लेस हैं जो पूमा शूज शॉप सी में सोल्ड है। शॉप सी में मान लो वाई शूज सोल्ड हुए पूमा के, तो नाइकी शूज जो ए में सोल्ड होंगे वो होंगे वाई माइनस 360। ठीक है, एंड टोटल नंबर ऑफ शूज सोल्ड इन शॉप सी में जो टोटल नंबर ऑफ शूज सोल्ड हुए हैं वो 300 ज्यादा है जितने टोटल नंबर ऑफ शूज शॉप ए में सोल्ड हुए हैं। ठीक है, तो सी के अंदर टोटल नंबर ऑफ शूज कितने सोल्ड होंगे 40x प्लस 300, क्योंकि वो 300 ज्यादा है ना जितने शूज अपने पास शॉप ए में सोल्ड हुए हैं उससे। ठीक है ना, इतनी बात समझ आ गई अपने को। अब इसमें अपने क्या निकाल सकते हैं, एक तो मुझे यहां से मिलता है 100x की वैल्यू मिल सकती है मेरे को, 600 प्लस 360 प्लस वाई, ये वैल्यू है 100x की। 100x की वैल्यू है y प्लस 960, एक वैल्यू तो ये मिल रही। एक मुझे इसकी यहाँ पे इक्वेशन बना सकता हूँ, 40x की वैल्यू जो मुझे मिल रही है वो मिल रही है 40x इज इक्वल टू, देखिए 40 ये वैल्यू मिल रही है 40x इज इक्वल टू 360 प्लस y माइनस 360। 360 से 360 कट जाएगा, इसका मतलब 40x की वैल्यू मेरे पास है y, यानी y की वैल्यू मेरे को मिली 40x। और y की वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ, 40x हो जाएगी, यहाँ 100x है तो 60x की वैल्यू मेरे को यहाँ पे मिल रही है 960। तो x की वैल्यू भी मुझे यहाँ पे देखने को मिल जाती है जो कि होती है 16। x की वैल्यू 16 है तो मैं इसमें x की वैल्यू पुट कर सकता हूँ अपने पास, यहाँ पे टोटल नंबर में पुट कर दूंगा, यहाँ 100x है तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देते, ये आते हैं अपने पास 1600। एक x की वैल्यू है मेरे पास यहाँ पे 40x, इसको मैं 16 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये आ जाएगा 640। ठीक है ना, 640 में 300 ज्यादा है तो ये आ जाएगा अपने पास 940। ओके, यहाँ टोटल निकाल लेते हैं, 1600 तो ये था अपने पास और 960 ये था अपने पास। ठीक है, 40 और 640 आ जाएगा ये, y की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 640। ठीक है, चाहे y की वैल्यू ऐसे निकालो चाहे मैं इसमें y की वैल्यू निकाल लेता 40 इंटू 16 करके, तो मेरे पास y की वैल्यू 640 मिल जाती है। इसका मतलब जो y की वैल्यू भी हमने अभी तक निकाली है वो हमारी सही है, ये काउंटरडिक्ट भी हो जाता है अपने पास यहाँ से। ठीक है ना, अब चाहे इसमें से लेस कर लो या y की वैल्यू में से 360 लेस कर लो, बात तो अपने पास एक ही है। ठीक है ना, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी अपने पास 280। करेक्ट, तो बची एक वैल्यू अपने पास नाइकी की वैल्यू बच गई है सी के अंदर, सी के अंदर नाइकी की वैल्यू भी हम निकाल लेते हैं यहाँ से, ये हो जाएगी अपने पास 300। ठीक है, 2 4 3 780, सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। इतना ही काम था, सिर्फ दो इक्वेशन बनानी थी आपको, उसके अलावा इस कैसलेट डीआई में कुछ भी नहीं था। आप मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में ये कैसलेट डीआई आपको पीओ प्री लेवल की लगती है या नहीं लगती, क्या इस लेवल डीआई के अंदर था जो आपको छोड़ के आना पड़ती थी। ये वो डीआई होती है जो बनानी होती है, छोड़ने वाली डीआई नहीं होती है आपके लिए। चलिए इसके क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को बनाओ खुद से, खुद का टाइम लो जितना भी लगता है यार,
जितना भी आज आपको टाइम लग रहा है बनाओ, कोई बात नहीं, डेली प्रैक्टिस चल रही है आपकी, एग्जामिनेशन आने तक बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें हमें कहा गया फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ पूमा शूज जो सोल्ड किए गए बी एंड सी टुगेदर एंड नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ शूज जो बी में सोल्ड हुए हैं। ठीक है, तो पूमा शूज जो बी और सी में सोल्ड है अपने पास ये है 600 और 640। ठीक है, ये तो अपने पास 1240 है। इसका रेशियो बताना है टोटल नंबर ऑफ शूज, तो बी के अंदर टोटल नंबर ऑफ शूज कितने पे सोल्ड हुए, 800 पे सोल्ड हुए। इसका रेशियो बताना है हमको। ठीक है, इसका रेशियो निकाल लेते हैं, 4 के 12 31 रेशियो 20। ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 31:20 एंड दिस इज आवर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट में हमें कहा गया फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ नाइकी शूज इन शॉप ए और बी। ठीक है, ए और बी में जो नाइकी शूज है उसका डिफरेंस बताना है। नाइकी शूज ए में है अपने पास 280, बी में है 200, तो हमारा डिफरेंस हो जाएगा 80। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बिल्कुल सिंपल थी यार डीआई, सिर्फ आपको देखने में लगता है कि एक पैराग्राफ है, डीआई बनानी पड़ेगी, उसकी टेबल बनानी पड़ेगी, टाइम वेस्ट होगा, ऐसा नहीं होता एक्चुअली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास डेटा इंटरप्रिटेशन का। सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को खुद से समझो, जितना भी डेटा आपको निकल रहा है उस डेटा को निकालने का ट्राई करो। जो वेरिएबल्स दिए हैं उन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालो, प्लस जो टेबल में आप वैल्यूज बना सकते हो उन वैल्यूज को भी निकालो, क्योंकि आफ्टरऑल आपको सारी वैल्यू निकालनी ही पड़ेंगी। तो इसको पढ़ते हैं, अपने स्टार्ट करते हैं इसको शुरू से। सबसे पहले कहा गया द बिलो चार्ट शोज द डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल हु विजिट द थीम पार्क। हमें डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन दे रखे है, जो लोग उस पाई चार्ट के अंदर बता रखे कि जो लोग उस पार्क में घूमने आए। टोटल नंबर ऑफ दे रखे, हमें अभी ये नहीं बताया कि उसको बाइफर्गेट नहीं किया कौन क्या थे। टोटल नंबर ऑफ डेटा जो था वो हमको पाई चार्ट के अंदर दे रखे। एक चीज आपको हम सबको पता होगी कि पाई चार्ट का जो डेटा होता है वो होता है टोटल में होता है, पाई चार्ट की वैल्यू होती है 360 डिग्री होती है। पाई चार्ट की वैल्यू कितनी होती है, 360 डिग्री। यानी इन सबको टोटल करेंगे इनकी डिग्री को, तो हमारे पास 360 डिग्री आना चाहिए। जिसके अंदर मैं देख रहा हूँ कि सारी डिग्री तो दे रखी है, बस एक हमको वेरिएबल दे रखे एक्स डिग्री। अगर हमें एक्स डिग्री की वैल्यू भी मिल जाए तो अपना सारा इसमें पाई चार्ट की वैल्यूज कंप्लीट हो जाएंगी। तो अपने सारे को जोड़ के उसमें एक्स में से घटा लेते हैं। ठीक है ना, 360 में से घटा लेते हैं, एक्स की वैल्यू आ जाएगी अपने को। तो ये आ जाएगा अपने पास 6 4 10 12 1 10 17, हाँ 10 17 22 23 24 2 और 1 3 342 360 में से लेस हो जाएगा तो 18 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास यहाँ से, 18 डिग्री आ गई। अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं डिग्री के अंदर। टोटल नंबर नहीं पता अभी हमको, लेकिन डिग्री वैल्यू मिल चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे मिल जाएगा। आगे हमें क्या रखा है, गिवन बिलो टेबल चार्ट शोज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एडल्ट एंड चिल्ड्रन हु विजिटेड द थीम पार्क इन 5 डिफरेंट डेज। हमें बता रखा है कि जितने भी अपने पास अडल्ट थे और चिल्ड्रन थे जो थीम पार्क में गए थे उसका हमको रेशियो बता रखे कितने कितने गए थे। मेल फीमेल नहीं है यहाँ पे, एडल्ट एंड चिल्ड्रन में ही बांटा गया है इसको। ठीक है, फिर क्या रखे, टोटल नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड, एडल्ट और चिल्ड्रन दो ही टाइप के थे। नेक्स्ट नोट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसमें कहा गया टोटल नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड द थीम पार्क ऑन वेडनेसडे 1080 मोर देन मंडे। अब हमारे पास आई है वैल्यूज यानी एक्चुअल क्वेश्चन आपका यहीं से शुरू होता है। जब तक आपको ये वैल्यूज नहीं मिलेगी तब तक आप क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्टार्ट करने के लिए आपको वैल्यू चाहिए। तो इसमें हमें कहा गया कि जो वेडनेसडे को गए हैं वो मंडे से 1080 ज्यादा गए हैं। ठीक है ना, मंडे को कितने गए थे, 18 डिग्री गए थे। वेडनेसडे को कितने गए थे अपने पास, 72 डिग्री गए थे, 72 डिग्री गए थे। तो इन जो दोनों के अंदर हमको डिफरेंस देखने को मिलेगा वो कितने का था, 54 डिग्री का था। यानी इस 54 डिग्री की ये जो वैल्यू कह रहा है, ये कह रहा है 1080 वैल्यू है। तो यहां से हमको 360 डिग्री की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी टोटल निकलेगा अपने पास। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं अपने पास यहाँ से। 18 36, 18 54, 3 से कट देगा, 3 3 और 3 6 18। यानी जो टोटल वैल्यू है अपने पास यहाँ से वो वैल्यू निकल के आई है हमारे पास 7200। टोटल नंबर ऑफ पीपल जो पांचों दिन में मिलाकर उसमें गए थे अपने पास पार्क के अंदर वो थे अपने पास 7200। ये वैल्यू हमको यहाँ से मिल चुकी है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई। अब हमको ये भी निकाल मिल जाएगा कि हर पर्टिकुलर डे पे कितने कितने लोग गए थे। ठीक है, ये भी अपने को मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी, जैसे फर्स्ट हमको पता है 18 डिग्री है, तो 18 डिग्री अपॉन 360, 360 का 18 डिग्री है ना, और टोटल वैल्यू कितनी है अपने पास 7200। टोटल वैल्यू उसमें अपने पास 7200 की है, तो ये कट देगा अपने पास 36 दूनी 72 जीरो। यानी फर्स्ट डे अपने पास गए थे 360। चाहे मैं इसको यहाँ बना भी लेता हूँ, टेबल भी बना लेते हैं अपने में। फर्स्ट डे जो गए थे वो थे अपने पास 360 जो टोटल उस दिन गए थे। सेकंड डे गए थे वो अपने पास कितने आ जाएंगे यहाँ से 1080। जो थर्ड डे गए थे अपने पास वो गए थे अपने पास, सबको 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने पास 1440। नेक्स्ट डे जो गए थे अपने पास वो गए थे 1800 एंड ई में जो गए थे अपने पास वो थे 2520।
ये आ गया अपने पास टोटल नंबर ऑफ पीपल जो गए थे। उसके बाद हमारे पास को चाहिए एडल्ट एंड चिल्ड्रन, यही थे अपने पास जो गए थे। उसका हमको रेशियो दे रखे कहां पे, इस टेबल के अंदर उसका हमें रेशियो दे रखे। चाहे तो हम उसका रेशियो भी निकालें, चाहे तो हम बाद में निकालें, जैसे भी हमको क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी उसका रेशियो निकालेंगे। लेकिन ये वैल्यू आपको पहले निकालने की जरूरत थी, क्योंकि आपको बारी बार ये वैल्यू वहां पे फिर नहीं निकालनी है, ठीक है ना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को आप खुद से बनाओ, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। जितना मेन पार्ट था वो मैंने आपको बता दिया, अभी आपसे खुद से बनना चाहिए ये क्वेश्चन। फर्स्ट में कहता है इफ द नंबर ऑफ एडल्ट एंड चिल्ड्रन हु विजिटेड थीम पार्क ऑन सैटरडे 50% and 20% more than Wednesday respectively, then find the difference between number of people who visited theme park on Tuesday and Saturday. अब बात हो रही है सैटरडे की। अभी तक हमारे पास फ्राइडे तक का डेटा जो हमें पाई चार्ट के अंदर दे रखा था और टेबल चार्ट में, अब सैटरडे की बात हो रही है। लेकिन सैटरडे के लिए हमको वेडनेसडे का डेटा भी चाहिए एंड कंपेयर करने के लिए ट्यूसडे का डेटा भी चाहिए। अब हमें ट्यूसडे और वेडनेसडे का डेटा यहाँ से निकालना पड़ेगा। अच्छा मैंने एबीसीडी लिख दिया क्या, ये बस मंडे ट्यूसडे था, मैंने एबीसीडी गलत लिख दिया यहाँ पे। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे, ठीक है। तो ट्यूसडे का डेटा था अपने पास 7:1, ठीक है। 18 हो गया टोटल, तो 18 6 108 60 हो गया, 7 6 42 और ये हो गया 660। और वेडनेसडे का था 5:8 यानी 8 हो गया, तो ये 8 से कट जाता है अपने पास, 8 8 बड़े 64, 8 से कटता है 18 3 54, 18.90। बस ये डेटा चाहिए था अपने को यहाँ से, और तो कोई डेटा चाहिए नहीं था, ठीक है ना। अब वेडनेसडे का एडल्ट और चिल्ड्रन का डेटा था अपने पास 540 और 900, 540 एंड 900, ये थे अपने पास एडल्ट, ये थे अपने पास चिल्ड्रन। ये बात हो रही है वेडनेसडे की। अब हमें बता रखे कंपेयर करके वेडनेसडे को सैटरडे से, कि सैटरडे पे जो एडल्ट गए थे वो वेडनेसडे से 50% ज्यादा थे, यानी कि 3/2 कर देंगे उसका एडल्ट का। और जो चिल्ड्रन गए थे वो 20% ज्यादा थे, ठीक है, उसका भी 6/5 कर देंगे, तो चिल्ड्रन आ जाएंगे अपने पास 20% ज्यादा ही तो भेजने अपने को, ठीक है। तो चिल्ड्रन तो आ जाएंगे 1080, ये आ जाएगा अपने पास 27 27 81, ये आ जाएंगे एडल्ट आ जाएंगे 810, ठीक है। अब इसमें अपने को कंपेयर किसका करना है, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड थीम पार्क ऑन ट्यूसडे और सैटरडे। टोटल नंबर ऑफ पीपल, इनका टोटल कर लेते हैं अपने यहाँ से, ये आते हैं अपने पास 1890 सैटरडे को गए थे, और ट्यूसडे को गए थे, उससे कंपेरिजन करना है हमको। तो ट्यूसडे को टोटल नंबर ऑफ पीपल थे अपने पास 1080, ट्यूसडे को थे 1080, जो इसका डिफरेंस आएगा 810, एंड दिस इज अवर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1810 करेक्ट। क्वेश्चन टफ नहीं होता, सिर्फ आपको वो डीआई समझने में आनी चाहिए एक बार के अंदर कि वो डीआई क्या है, क्योंकि टाइम बहुत मैटर करता है एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाए, वीडियो को पॉज करो, फिर इस क्वेश्चन को आप खुद से बनाओ। इसमें हमें क्या रखा है, इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु विजिटेड थीम पार्क ऑन ट्यूसडे इज 11x, जो चिल्ड्रन ट्यूसडे को गए थे थीम पार्क में उसकी वैल्यू थी अपने पास 11x, एंड नंबर ऑफ एडल्ट हु विजिटेड थीम पार्क ऑन वेडनेसडे, जो एडल्ट वेडनेसडे को गए थे उसकी वैल्यू थी अपने को दे रखी 15/, ठीक है। पहले तो हमें देखना है जो चिल्ड्रन ट्यूसडे को गए थे वो कितने थे अपने पास, ठीक है। ट्यूसडे को जो चिल्ड्रन गए थे वो थे अपने पास 660, यानी 660 660 की वैल्यू हमको दे रखी है 11x, तो x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास यहाँ से 60, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ एडल्ट्स हु विजिटेड थीम पार्क ऑफ वेडनेसडे, वेडनेसडे को एडल्ट्स कितने गए थे थीम पार्क में, 540 थे अपने पास, इसकी वैल्यू अपने पास 15/, ठीक है, इसकी वैल्यू अपने पास 15/, तो y की वैल्यू यहाँ से मिल सकती है मेरे को 15/90, तो y की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 36। हमें फाइंड करना है 2x माइनस वाई की वैल्यू, तो 2x हो जाएगा अपने पास 120 माइनस वाई की वैल्यू हो जाएगी अपने पास यहाँ से 84, यानी ऑप्शन नंबर ई इज अवर राइट आंसर, दैट इज 84, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बताइए। इसमें क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु विजिटेड थीम पार्क ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे टुगेदर। सम ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन की बात हो रही है, ट्यूसडे और वेडनेसडे को गए थे, ठीक है। एंड सम ऑफ नंबर ऑफ एडल्ट हु विजिटेड थीम पार्क ऑन सेम डेज, यानी ट्यूसडे को जो चिल्ड्रन गए थे उसका रेशियो निकालना इकट्ठा करके, और जो एडल्ट गए थे अपने पास ट्यूसडे और वेडनेसडे पर ही, हाँ ट्यूसडे और वेडनेसडे पे उनका रेशियो निकालना है, एडल्ट और चिल्ड्रन का। तो पहले एडल्ट्स का रेशियो निकाल लेते हैं, यहाँ से टोटल आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 960, और जो चिल्ड्रन गए थे अपने पास ये आ जाएगा अपने पास 1560। इसका हमको रेशियो निकाल लेना है, यहाँ से निकाल लेते हैं अपने इनका रेशियो, 4 चौक 16, 4 9 36, 3 8 24, 3 3 8:13, अपना आंसर हो जाएगा इसमें 13:8। हाँ मैंने उल्टा लिख दिया होगा, 13:8, ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास अर्थमेटिक का। अर्थमेटिक के आप 8 से 10 क्वेश्चन कम से कम एक्सपेक्ट करो, अर्थमेटिक के ये क्वेश्चन चाहे आपकी कैसे भी शिफ्ट हो,
चाहे इजी शिफ्ट हो, मॉडरेट शिफ्ट हो या फिर टफ शिफ्ट हो, अर्थमेटिक के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, इसलिए ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है अर्थमेटिक के क्वेश्चन, इसको आप स्किप नहीं कर सकते किसी भी हाल में। और सारे चैप्टर को कवर करना, क्योंकि 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं आपके पास, वो सारे चैप्टर कवर कर देगा आपका। तो बनाए इस क्वेश्चन को खुद से। इसमें क्या रखा है, ए एंड बी एंटर इनटू अ बिजनेस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹24,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली। आफ्टर 6 मंथ ए एडेड एक्स रुपीज, 6 महीने बाद ए ने एक्स रुपीज एड किए टू हिज इन्वेस्टमेंट, एंड बी ने डिक्रीज किए x/2। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर द रेशियो ऑफ प्रॉफिट ऑब्टेन बाय ए एंड बी, जो अपने पास वो था 18:9। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, क्या था देखिए। दो पार्टनर थे इसमें अपने पास, ए एंड बी। ए ने बिजनेस स्टार्ट किया था 24,000 पे, बी ने बिजनेस स्टार्ट किया था अपना 30,000 रुपीज लगा के। ठीक है, 6 महीने बाद ए ने क्या किया, एक्स रुपीज का इन्वेस्टमेंट और कर दिया। टोटल होगा 6 महीने बाद उसका 24,000 प्लस एक्स रुपीज और लगा दिए थे। लेकिन बी ने 6 महीने बाद क्या किया, x-2 रुपीज, यानी 0.5x कह सकता हूं मैं इसको, x-2 को, इतने रुपए उसने निकाल लिए। 30,000 में से उसने 0.5x जो है वो निकाल दिया 6 मंथ के बाद। एट द एंड ऑफ 1 ईयर, मतलब कि एक एक साल तक चला हम दोनों का बिजनेस, 6 महीने और चला दोनों का बिजनेस। 6 तो कटे जाएगा अपने पास, टोटल आ जाएगा यहाँ पे 48,000 प्लस एक्स, यहां आ जाएगा अपने पास 60,000 माइनस 0.5x, यही वैल्यू आती है अपने पास। ठीक है, इसका हमको रेशियो दे रखे, टोटल कैपिटल का रेशियो दे रखे 18:9। चलो ठीक है, वैसे तो काफी बड़ी बड़ी वैल्यू है, पर चलो करते हैं अपने 40,000 प्लस एक्स अपॉन 60,000 माइनस 0.5x, इसकी वैल्यू है अपने पास 18/19। ठीक है ना, ये वैल्यू अपने पास 18/19। इसमें अपने x की वैल्यू निकालते क्या बनती है, 18/108, 3 4 18/5 90, यानी 9x, 19/8 152, 15 19 1976 और 15 आए थे ना, हाँ 6 5 11 7 2 प्लस 19x, ये तो हो जाएगा 28, तो अपने पास x हो गए, और ये होगी 9,12,000, यहाँ वैल्यू है अपने पास 10,80,000। ये तो करता है 10 में 2 गए 8, 7 में से 6, इसको डिवाइड करते हैं 28 से, 7 चौक 28, 7 2 14, 7 चौक 28, 4 6 24, एक्स की वैल्यू आई थी इसमें हमारे पास 6,000, यही एक्स की वैल्यू निकालनी थी। ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 6,000। इतना क्वेश्चन था आपको, ये कैलकुलेशन आपको करनी थी, जो आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है एग्जामिनेशन में, इसीलिए एग्जामिनर ने इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देता है, ताकि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो और थोड़ी सी कोई ना कोई गलती हो, सिली मिस्टेक से ही आपका क्वेश्चन ऐसा है, अदरवाइज इसमें कॉन्सेप्ट वाला कोई बात नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इससे पहले वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को बनाओ खुद से, जैसा भी बनता है एक बार खुद से जरूर ट्राई किया करो, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखा करो। इसमें क्या रखा है कि वेसल अपने पास ए एंड बी कंटेन मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर इन रेशियो ऑफ 2:3 एंड 11:9। दो वेसल है अपने पास ए और बी, उसमें सॉल्ट एंड शुगर दो मिक्सचर है 2:3 और 11:9 के अंदर। ठीक है, एंड बोथ द कंटेंट्स मिक्स्ड इन वेसल सी, दोनों को मिला देते हैं अपने, एक तीसरा वेसल है अपने पास सी। ठीक है, एंड सम ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन वेसल ए एंड बी टुगेदर, दोनों में मिला के जो ए और बी की क्वांटिटी बनती है वो बनती है अपने पास 200। इफ 25 kg ऑफ सॉल्ट इज एडेड इन वेसल सी, देन फाइंड द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट एंड शुगर इन वेसल सी। दोनों को मिला दिया उसमें, उसके बाद उसमें 25 kg अपने को सॉल्ट और ऐड किया, तो उसकी क्वांटिटी बतानी है। देखो दो वेसल थे इसमें अपने पास ए एंड बी, ए के अंदर जो क्वांटिटी थी अपने पास 2 रेशियो थी सॉल्ट और शुगर की, और बी के अंदर जो क्वांटिटी थी वो थी 11:9। ठीक है ना, इसमें सॉल्ट सॉल्ट और शुगर शुगर को एक साथ कर लेते हैं। सॉल्ट कितने थे अपने पास ए के अंदर, ये था अपने पास 2/5, शुगर कितने थे अपने पास 11/20। ठीक है ना, और सॉल्ट सॉरी बी में, और उसमें अंदर शुगर कितने हैं 3/5 प्लस 9/20, यही थे। ठीक है, इसको मैं एलसीएम लेता हूँ 20 5 चौक 20, 8 और ये 19/20 आता है, ये अपने पास 20 4 दिए 12 और 9 21/20, यानी कि इसका रेशियो आता है अपने पास 19:21। ठीक है, दोनों का सॉल्ट और शुगर का मैंने
एक साथ ले लिया, ठीक है। और जिनकी क्वांटिटी एक्चुअल में कितनी थी, 200 क्वांटिटी थी उनकी एक्चुअल में। इसको मैं बांट सकता हूँ अपने पास 19:21 में, यानी कि मैं बांट सकता हूँ शुगर और सॉल्ट को अपने, ठीक है ना। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, सॉल्ट आ जाएगा एंड शुगर आ जाएगी, उसकी दोनों की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से अपने पास, ठीक है ना। यहाँ आ जाएगी 95, 105, ठीक है, सॉल्ट और शुगर। अब उसने क्या किया, 25 kg जो सॉल्ट उसमें ऐड कर दिया, इसके अंदर उसने 25 kg सॉल्ट जो था वो और मिला दिया, तो और मिला दिया उसने सॉल्ट, तो कितना होगा 120, और शुगर कितना होगा 105। अब हमें इसका रेशियो पूछा, इसने बताओ कि इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 21, 8:7 इसका रेशियो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर, दैट इज 8:7 जो था सॉल्ट और शुगर का रेशियो हो जाएगा वेसल सी के अंदर। ओके, समझ आया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाएं, इस क्वेश्चन को खुद से। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आपको टफ शिफ्ट के अंदर भी सिंपल मिलेंगे, ऐसा नहीं कि सब कुछ ही ऐसा दे देंगे कि पता ही नहीं क्या होगा, बट कुछ क्वेश्चन आपको सिंपल मिलते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन भी उसी तरह से डिजाइन। इसमें हमें कहा गया सम ऑफ द एज बता रखी है राकेश और राहुल की एज आफ्टर 8 ईयर, 8 साल बाद उनकी जो एज होगी टोटल की मिलाकर 91 होगी, राहुल और राकेश की, राकेश और राहुल की जो है एज है 8 साल बाद 91 होगी। 8 साल बाद 91 होगी तो प्रेजेंट एज निकालने के लिए उसमें दोनों की 8 घटा देंगे, यानी 16 को दोनों में से घटा देंगे तो हमारे पास प्रेजेंट की एज आ जाएगी इसमें अपने पास। तो प्रेजेंट एज कितनी बचती है इसमें अपने पास 75, ठीक है। राहुल और राकेश की जो प्रेजेंट एज बचती है वो अपने पास बचती है 75, ठीक है। फिर हमें क्या रखे, रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ रणवीर और राकेश, रणवीर और राकेश की प्रेजेंट एज दे रखी है, देखो रणवीर और राकेश, इनकी प्रेजेंट एज है अपने पास 7:6, ठीक है, 7x तो 6x मान लेते हैं। और राकेश और राहुल की एज हमको पता थी 75, तो यहां से मैं राहुल की एज भी निकाल सकता हूँ। राहुल की एज कितनी हो जाएगी 75 माइनस राकेश की जो एज हो जाएगी 6x, ठीक है ना। तीनों का एक ही वेरिएबल के अंदर आ गया। अब हमें क्या आ गया, एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज राहुल एंड रणवीर एंड राहुल, उनका एवरेज बता रखा है रणवीर और राहुल का प्रेजेंट एज का, तो टोटल बन जाएगा अपने पास 80। 80 किसके, रणवीर और राहुल की एज का, ठीक है ना। इन दोनों की एज अपने ऐड कर लेते हैं, ये होती है अपने पास x+75, ठीक है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास यहाँ से 5, जब x की वैल्यू 5 आ गई तो रणवीर की भी एज आ गई अपने पास 35, राकेश की एज आ गई अपने पास 30, और राहुल की एज अपने पास थी उसमें 30 लेस कर देते हैं 45, राहुल की भी एज आ गई। और हमको बताना है एज ऑफ रणवीर 2 ईयर एगो, रणवीर की एज प्रेजेंट है 35, 2 साल पहले कितनी हो जाएगी 33, यानी ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर, दैट इज 33 ईयर्स जो थी वो रणवीर की एज हो जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखो खुद से, इसको पढ़ो और इसको बनाओ खुद से। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आपको अर्थमेटिक में जरूर मिलता है। ये वो चैप्टर है जो आपको कहीं भी पूछ सकता है, चाहे वो डीआई में पूछ ले, चाहे कैसलेट डीआई में पूछ ले, चाहे आपसे अर्थमेटिक के अंदर पूछ ले, कैसे भी पूछ ले, आपको ये टॉपिक जरूर देखने को मिलेगा। इसमें मैं क्या रखे, अरुण बोट अ वॉच एंड स्पीकर फॉर अ टोटल कॉस्ट 2800। अरुण ने एक वॉच खरीदी और एक स्पीकर खरीदी, और दोनों का मिलाकर जो प्राइस था, कॉस्ट प्राइस था, वो था 2800 रुपए। He sold the watch as 25% profit and the cost price of watch is equal to the selling price of speaker, ठीक है ना। If the ratio of cost price of the speaker and selling price of the watch दे रखे हमको 4:9, then find the profit obtained on speaker। दो चीज खरीदी उसने, एक तो खरीदी उसने वॉच, एक खरीदे उसने स्पीकर। पहले बता रखे कॉस्ट प्राइस, दोनों का जो मिलाकर कॉस्ट प्राइस था वो कॉस्ट प्राइस था दोनों का मिलाकर वो था 2800, ठीक है। दोनों ने मिला, मान लीजिए कि वॉच का कॉस्ट प्राइस था एक्स, ठीक है, और स्पीकर का कॉस्ट प्राइस जो होगा वो होगा अपने पास 2800 माइनस एक्स, ये कॉस्ट प्राइस होगा। अब उसने जो वॉच थी वो तो उसने 25% के प्रॉफिट पे बेच दी, एक्स का 25% प्रॉफिट पे बेच दी, यानी 1.25 एक्स पे बेच दी, ये हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। लेकिन उसने कहा है कि जो कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच है, वॉच का कॉस्ट प्राइस है वो बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ स्पीकर का। वॉच का कॉस्ट प्राइस कितना है एक्स, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है स्पीकर का, यानी स्पीकर एक्स रुपीस में उसने बेच दिया था। और जो रेशियो है उसने बता रखा है रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ स्पीकर टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच, ठीक है ना। वो दे रखे 4:9, किसका कॉस्ट प्राइस ऑफ स्पीकर, स्पीकर का कॉस्ट प्राइस था अपने पास 2800 माइनस एक्स, ये स्पीकर का कॉस्ट प्राइस था अपने पास। एंड जो सेलिंग प्राइस था वॉच का सेलिंग प्राइस कितना था अपने पास 1.25 एक्स, इसका रेशियो दे रखे इसने 4:9। अब यहां से हमको पूछा है कि बताओ कितना प्रॉफिट हुआ उसको जब उसने स्पीकर को बेचा। चलिए निकालते हैं इसका प्रॉफिट। ये तो आ जाएगा अपने पास 2500 5x, यहाँ आ जाएगा बस माइनस का 9x,
18 7 25, ठीक है ना। ये आ जाएगा 14x की वैल्यू आई थी अपने पास 25 200, x की वैल्यू कितनी निकल जाए, ये निकल जाएगी 14 14 14 8 112, x की वैल्यू है 1800, यानी जिसका सेलिंग प्राइस है स्पीकर का वो तो है अपने पास 1800, और जिसका कॉस्ट प्राइस था वो था अपने पास 1000। ठीक है, तो कितना का प्रॉफिट हुआ इसको, 1000 की थी 1800 में बेच दी, 800 रुपए का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट किस पे निकालते हैं, हमेशा प्रॉफिट निकालते हैं अपने हमेशा कॉस्ट प्राइस पर। ठीक है, तो ये निकल जाएगा अपने पास 80%। ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर, दैट इज 80% का उसको स्पीकर के ऊपर प्रॉफिट हुआ। यही हमसे पूछा गया था, 80% का प्रॉफिट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास स्पीड मैथ का अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन है। जितनी जल्दी हो सके फटाफट इन क्वेश्चन को करो, जितना जल्दी करोगे आप उतना जल्दी आपको और टाइम मिलेगा आपको डीआई सॉल्व करने में, अर्थमेटिक में। वहां आपको टाइम बचाना है, यहां तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म करो इसको। सबसे पहले हमें दे रखे 49 मल्टीप्लाई 27 डिवाइड बाई 3, तो ये तो कर देगा अपने का 9 आ जाएगा। तो 49 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9 से, क्या जरूरत है, जब हमने उसको अंडर रूट ही करना है। तो 7 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा 21, 21 मल्टीप्लाई है प्लस 35, इक्की पंज 105, इक्की 63 मतलब तो 73, 735। ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। इतना सा क्वेश्चन था, आपको 10-10 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं आपके पास ये वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 783.49 यानी कि 784 हो गया, किसका स्क्वायर ये अंडर रूट होगा 783। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए 28 का होता है 784, ये हो जाएगा 28 का, ये किसका अंडर रूट है 11 का। ठीक है, 11 इंटू 10 हो जाएगा 110, तो ये हो जाएगा अपने पास यहाँ से 28 अपने पास यहाँ पर है, इसको अपने इसमें लेस कर देंगे, बची हुई वैल्यू अपने पास जो है वो x की वैल्यू यहाँ से अपने को देखने को मिल जाएगी, जो कि हो जाएगी आपकी 82। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर 82। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 4500 डिवाइड बाय 15, तो ये तो हो जाएगा अपने पास 300 प्लस x डिवाइड बाय 9, ये दे रखा 346, 346, 346 में 300 तो लेस कर देंगे, ये आ जाएगा अपने पास 46 मल्टीप्लाई 9, 9 54, 36 और 5 41, 414। ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर, दैट इज 414। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 2 मल्टीप्लाई 13 का स्क्वायर प्लस 22, 13 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है 169 होता है, 169 में 22 और ऐड कर लेते हैं, ये आता है बस 191, इसका मल्टीप्लाई 2 भी करना पड़ेगा हमको, ये हो जाएगा अपने पास 382, उसको डिवाइड करेंगे 3 से 3 पॉइंट और मल्टीप्लाई करेंगे 3.12 से, तो इसको कर लेते हैं ये 24 9 तो 11, 1146 से थोड़ा ज्यादा या उतना 1146 भी पड़े। ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास अर्थमेटिक और क्वेश्चन है, बनाए इसको, वीडियो को पोस्ट करके खुद से बनाओ इस क्वेश्चन को। स्पीड एंड डिस्टेंस का, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, इसके क्वेश्चन आपको मिलेंगे मिलेंगे, चाहे कुछ भी कर लो। ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको किसी हाल में भी छोड़कर नहीं जाने हैं, ये तो सबसे अच्छे तैयार होने चाहिए आपके ये टॉपिक्स। ये टॉपिक्स आपको देखने को हर किसी चीज में मिल सकते हैं। इसमें क्या है कि अ बोट कवर 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम 120 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 7 आवर्स। If the speed of boat in still water is 20 किलोमीटर पर आवर more than the speed of stream, then find the speed of stream। यानी ये कह रहे हैं कोई बोट है वो 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, फिर 120 किलोमीटर वो डाउनस्ट्रीम आती है, और इस सारे काम में उसको 7 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, बोट की जो स्टिल वाटर स्पीड है वो उसकी स्ट्रीम से 20 किलोमीटर ज्यादा है। जो स्टिल वाटर स्पीड है और जो उसकी स्ट्रीम है बोट की, ये x है, तो स्टिल वाटर स्पीड है उसकी 20 प्लस x है। ठीक है, स्टिल वाटर स्पीड क्या है उसकी 20 किलोमीटर ज्यादा है स्ट्रीम से। ठीक है, अब एक बोट है देखो, वो 60 किलोमीटर तो जाती है अपने पास अपस्ट्रीम, 120 किलोमीटर जा रही है डाउन स्ट्रीम, इसमें उसको लग रहे हैं 7 घंटे लगे हैं इसको इस सारे काम को करने में। ठीक है ना, और हमको स्पीड बताई रखी थी, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर जो है 20 किलोमीटर मोर देन स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, तो स्टिल वाटर की स्पीड आ गई, तो इसकी डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 20 प्लस 2x हो जाएगी, और जो उसकी अपस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी, क्योंकि उसमें से हम स्ट्रीम को लेस कर देंगे, तो जो उसकी अपस्ट्रीम स्पीड आएगी वो आएगी 20 आ जाएगी। अपस्ट्रीम स्पीड तो 20 आ गई, इसका मतलब यहाँ तो लगे हैं उसको 3 घंटे, इसका मतलब डाउनस्ट्रीम जाने में उसको कितने लगे 4 घंटे लगे, 4 घंटे लगे तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी अपने पास 30, और डाउनस्ट्रीम स्पीड 30 है, तो हमारे पास वैल्यू है 20 प्लस 2x की वैल्यू, यानी 30 इज इक्वल टू, अरे यार, यानी 30 इज इक्वल टू 20 प्लस 2x हो जाएगी वैल्यू, यानी x की वैल्यू यहाँ से अपने को देखने को मिल जाएगी, दैट इज 5। ठीक है, और हमको क्या फाइंड करना, स्ट्रीम, स्ट्रीम क्या थी अपने पास x, तो x की वैल्यू आ गई 5,
तो ऑप्शन नंबर 1 एंड दिस इज आवर राइट आंसर, दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर जो थी वो बोट की स्ट्रीम थी। करेक्ट, समझ आया आपको? सिर्फ यहां पे कंफ्यूज मत हो जाना एक्स को पुट करके कि उसके अंदर हमने जोड़े या घटाए, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका, वो क्लियर है तो आपसे ये क्वेश्चन आराम से बन जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसने आपको कहा था टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, वीडियो को पोस्ट करके बनाओ, बहुत जल्दी बनाने वाला क्वेश्चन है, बहुत टाइम वाला क्वेश्चन नहीं है, ऐसा नहीं कि आपसे ये क्वेश्चन अड़ जाएगा, इजी क्वेश्चन है, इसलिए बनाओ इसको खुद से। इसमें हमें क्या रखा है कि ए बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 9 डेज, तीनों मिलकर किसी काम को 9 डेज में करते हैं। बी एंड सी मिलकर उस काम को 90/80 डेज में कर लेते हैं। सी अकेला हाफ काम को, उसके आधे काम को 9 डेज में करते हैं। देन फाइंड द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी पूछे, सिर्फ एफिशिएंसी पूछे ए और बी। देखो ए बी और सी तीनों मिलकर उस काम को 9 डेज में करते हैं, बी और सी मिलकर उस काम को 90/8 डेज में कर लेते हैं। सी अकेला आधे काम को 9 डेज में करते हैं, आधे काम को करने में 9 दिन लगाता है, तो पूरा काम करने में तो 18 दिन लगा देगा, डबल दिन लगाएगा। इसका एलसीएम आ जाएगा अपने पास 90, या इसकी एफिशिएंसी मिल जाएगी अपने पास 5। ठीक है, सी की एफिशिएंसी 5 है, बी और सी की 8 है, तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी अपने पास 3 आ जाएगी। ठीक है, और ए की एफिशिएंसी आ जाएगी अपने पास 2। हमें क्या पूछा, ए और बी की एफिशिएंसी 2:3। ऑप्शन नंबर ई इज अवर राइट आंसर, दैट इज 2:3। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन था आपका, एलसीएम निकाल के क्वेश्चन मिनटों में हो रहा था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए इस क्वेश्चन को खुद से, वीडियो को पोस्ट करो, फिर इस क्वेश्चन को खुद से बनाओ। देखो मैं बार बार आपको कहता हूं पहले खुद से बनाया करो, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है आपके एग्जामिनेशन में, सिर्फ 30 डेज का टाइम है, उसके भी कम है, तो इसलिए खुद से आपको ये क्वेश्चन बनाने बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसमें क्या रखे, रेशियो ऑफ एज ऑफ पी आफ्टर 5 ईयर टू द एज ऑफ क्यू आफ्टर 4 ईयर, 5:4 दे रखे। सम ऑफ द एज दे रखी है क्यू एंड आर आफ्टर 8 ईयर, 58 ईयर्स। ठीक है, एज ऑफ आर बिफोर 2 ईयर इज हाफ द एज ऑफ आर आफ्टर 18 ईयर, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ पी। एक पी की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। सबसे पहले तो हमको दे रखे पी की जो एज है वो 5 साल बाद, और क्यू की एज जो है वो 4 साल बाद। पी की एज 5 साल बाद, क्यू की एज जो 4 साल बाद होगी, उसका रेशियो दे रखे हमें 5:4। ठीक है, सम ऑफ द एज ऑफ क्यू एंड आर, क्यू और आर की जो प्रेजेंट एज है, हमें दे रखे क्यू और आर की एज 8 साल बाद है 58, 8 साल बाद है 58, यानी दोनों की एज में 8-8 साल जोड़ेंगे तब 8 साल बाद 50 एज हो जाएगी, यानी उसकी प्रेजेंट एज निकालने के लिए 8-8 साल दोनों की एज में लेस कर देंगे, टोटल 16 लेस कर देंगे अपने पास। ठीक है, तो यानी क्यू और आर की प्रेजेंट एज बन जाएगी अपने पास 42। ये क्या उसकी, ये है उसकी प्रेजेंट एज क्यू एंड आर की। ठीक है, फिर हमें बता रखे जो आर की एज है, एज ऑफ आर बिफोर 2 ईयर, आर की जो एज 2 साल पहले थी वो हाफ थी किसके, आर की एज जो है आफ्टर 18 साल। 2 साल पहले आर की जो एज थी वो आधी थी, जो आर की एज 18 साल बाद है, तो आर की एज यहां से निकालते हैं अपने, ये निकल जाएगी r+18 इज इक्वल टू 2r-4। ठीक है, तो आर की एज निकल जाएगी अपने पास यहां से कितनी, 22। जब आर की एज 22 निकल जाएगी तो क्यू की एज बची हुई हो जाएगी अपने पास, कितनी हो जाएगी, 20। क्यू की एज भी निकल गई 20, यानी अगर मैं यहाँ पे क्यू की एज 20 है तो q+4 है, तो इसको मैं 24 रख सकता हूँ। 4 की वैल्यू 24 है, 6 गुना, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो भी 6 गुना हो जाएगी, 30, यानी p+5 की वैल्यू मिल रही है मेरे को 30। इसका मतलब p की वैल्यू कितनी है, 25। और हमको क्या पूछा, प्रेजेंट एज ऑफ p, तो p की प्रेजेंट एज कितनी है, 25। ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि रेगुलरली आपके लिए क्लासेस आ रही हैं क्वांट्स की एंड रीजनिंग की। जब तक आपका क्वेश्चन पेपर चलेगा, ये प्रीलिम्स की क्लासेस चलेंगी, उसके बाद आपकी मेंस की क्लासेस भी आपको रेगुलरली देखने को मिलेंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।